सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है आपका किराया क्रय पद्धति। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जानकारी जो मुझे देनी है आपको। देखिए, ये हम यहाँ पर इस टॉपिक की आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वो है आपका हक आपका टेलीग्राम चैनल। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको पहुंच सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये है, देखिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे फुल्ली, क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है जो सिलेबस जो आपके एग्जाम में आए और उसका आंसर ना दे सके। तो कुछ नहीं छोड़ना है इसका। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, साथ में इसके फिर लास्ट में हमें क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले देखते हैं। देखिए, बात करेंगे हम किराया क्रय पद्धति होती क्या है। पहले इसको समझेंगे, आगे फिर हम जब बातें करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें किराया क्रय पद्धति क्या होती है, ये एक विशेष पद्धति होती है। पहली बात क्या है, ये एक विशेष पद्धति है। और इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति के अनुसार जो क्रेता होता है, क्रेता द्वारा माल के मूल्य को सुनिश्चित धनराशि की विभिन्न किस्तों में चुकाई जाती है। तो जो क्रेता होता है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, जो क्रेता होता है वह जो भी सुनिश्चित पहले से धनराशि निश्चित कर दी जाती है, जितने में वो माल बिकना है, वो पहले से ही जब सुनिश्चित तय कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो उस राशि को किस्तों में चुकाया जाता है। और वो किस्तें भी कैसी हो सकती हैं, मासिक हो सकती है वो किस्त, तिमाही हो सकती हैं, छमाही हो सकती हैं, या फिर वार्षिक हो सकती हैं। और वार्षिक से अलग भी कोई अन्य प्रकार की किस्त हो सकती है। तो किस्तों में पैसा सारा चुकाना पड़ता है क्रेता को। ठीक है। किराया क्रय समझौता की तिथि पर ही, जब आप किराया क्रय समझौता करोगे, एग्रीमेंट करोगे, तो उसी तिथि को ही जो क्रेता होता है, क्रेता को माल पर अधिकार तो मिल जाता है। देखिए, यहाँ पॉइंट आपको नोट करना है। माल पर अधिकार क्रेता को कब मिल जाता है, जब एग्रीमेंट होता है, जब वह क्रय करता है, एग्रीमेंट करता है, तो तब से अधिकार तो मिल जाएगा संपत्ति पर। लेकिन जो किराया क्रेता है उस माल का स्वामी नहीं बन सकता जब तक कि पूरी किस्त, संपूर्ण किस्तों का भुगतान नहीं हो जाता। कहने का मीन्स ये है कि किराया क्रय जो क्रेता होगा वह स्वामी माल का संपूर्ण किस्तों के भुगतान करने के बाद ही होता है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी एग्रीमेंट होता है, जैसे आज आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं किस पर, हायर परचेज सिस्टम से, और आज आप एग्रीमेंट करते हैं, तो आज आपको अधिकार तो मिल जाएगा, मतलब उस संपत्ति को, जिसको आप, जिस चीज को आप खरीद रहे हो उसको आप यूज तो करोगे, लेकिन उसके आप स्वामी नहीं बनोगे। स्वामी उसके तब बनोगे, ओनर तब बनोगे उसके, जब आप पूरी किस्तें दे दोगे। जब तक पूरी किस्तें नहीं जाएंगी आप तब तक ओनर नहीं बन सकते। हाँ, अधिकार आपको उस पर मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी है कि जब तक अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले माल पर जो स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है, वह विक्रेता की ही होती है। जो किराया विक्रेता होता है, जिसका माल होता है, उसी की ही ओनरशिप होती है, उसी का ही इस पर स्वामित्व होता है। ओनर वही कहलाएगा। कब तक, तब तब तक जब तक कि अंतिम किस्त नहीं चली जाती है, पूरी किस्त नहीं चली जाती है, तब तक। हाँ, लेकिन एक बात है, किराया क्रेता जो है, जो खरीद रहा है, जो एसेट को या जो उस माल को खरीद रहा है, जब भी चाहे किराया विक्रेता को 14 दिन का नोटिस देकर, ये ध्यान रखना, 14 दिन का नोटिस देकर, वो भी कैसा होगा, लिखित नोटिस। नोटिस भी कैसा होगा, लिखित नोटिस देकर माल किराया विक्रेता को वापस कर सकता है। भाई, जैसे ए ने गुड्स खरीदा है, ए ने माल खरीदा किससे, बी से खरीदा। तो ए जो है अगर किस्तों में खरीद रहा है, तो जब तक पूरी किस्त नहीं देगा ये, तो स्वामी नहीं बनेगा। अधिकार मिल जाएगा चीज पर, लेकिन स्वामी बी ही रहेगा। जब अंतिम किस्त हो जाएगी तो स्वामी कौन बन जाएगा, ए स्वामी भी बन जाएगा। दूसरा, अगर ए चाहे, क्योंकि ये तो चीज खरीद रहा है, ए चाहे तो 14 दिन का नोटिस देकर, पहले 14 दिन का लिखित रिटर्न नोटिस देगा, और उसके बाद उस चीज को किसको बेच सकता है, बी को वापस दे सकता है, वापस भी दे सकता है। लेकिन एक कंडीशन, वापस तो दे देगा, लेकिन वह भुगतान की गई किस्तों की धनराशि
किराया विक्रेता से नहीं मांग सकता। अब ए, ये तो बात ठीक है कि ए को अगर पसंद नहीं आता है वो एसेट, तो ए बी को वापस दे देगा। लेकिन अब जो किस्त ये ए दे चुका, अगर ए ने मान लेते हैं वन पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी और तीसरी दे दी, उसके बाद 14 दिन का नोटिस देकर वापस कर दिया, किसको माल वापस कर दिया, बी को, तो ये इन किस्तों को नहीं मांग सकता कि मेरे किस्त के पैसे भी दे दे वापस, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी बात क्या है, अगर क्रेता, कौन, किराया क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान न करने पर, ऐसा भी तो हो सकता है, पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी और फोर्थ जो किस्त थी वो नहीं दी, किसने, ए ने नहीं दी। ए कौन है, क्रेता, तो क्रेता ने ये किस्त नहीं दी, तो भुगतान न करने पर समझौते की शर्तों के अनुसार, जैसा भी समझौता हुआ था, जैसा भी एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार किराया विक्रेता जो है, कौन है यहाँ पर किराया विक्रेता, बी, तो बी क्या करेगा, किराया क्रेता से माल वापस प्राप्त कर सकता है, अपना माल वापस ले सकता है। बात को समझिए, बात ये है कि देखिए, ए ने, जब ए ने बी को बेच दिया, ठीक है, अब ए क्या कर रहा है, किस्त का भुगतान नहीं कर रहा, तो बी क्या करेगा, माल की शर्तों के अनुसार, जैसा भी एग्रीमेंट था उसकी शर्तों के अनुसार इसको, माल को अपने को वापस ले सकता है, कौन, बी वापस ले सकता है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर होगा होगा, क्या आपकी किस्त भुगतान पद्धति क्या है, और साथ में क्रेता कौन होता है, विक्रेता, किराया क्रेता कौन होता है, किराया विक्रेता कौन होता है, और नोटिस कितने दिन का पहले दिया जाता है, लिखित या ओरल, और कौन देता है, किसको देता है, ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए यहाँ पर माल वापस ले सकता है कौन, बी वापस ले सकता है। अगर ए किसी किस्त का भुगतान नहीं करता है, तो बी माल वापस ले सकता है। और ये जो किस्तें दे दी इसने, पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, किसने दी, ए ने दे दी, इनका क्या करेगा, तो ये जो किस्त होंगी ना, जो जो किराए की किस्तें किराया क्रेता द्वारा विक्रेता को दे दी जाती हैं, जैसे पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी नहीं दी थी, तो ये जो इसने किस्त दी हैं, वे माल के किराए के रूप में मानी जाती हैं। वो ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने किराए पर उस माल को यूज किया था। ठीक है, भाई ए ने पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी दे दी, चौथी किस्त नहीं दी, तो बी ने क्या काम किया, ए से अपना माल वापस ले लिया। और जो किस्त बी के पास आई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, बी क्या कहेगा, भाई इनको तो मैं ये समझ कर रख रहा हूं जैसे कि मैंने आपको किराए पे अपना माल दिया था। ठीक है, इसीलिए इस पद्धति को किराया किराया पद्धति कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें किराया, किराया किराया मतलब किराए की तरह आप क्या दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। इस पद्धति के अंतर्गत माल के नकद मूल्य, कैश प्राइस से किस्तों की धनराशि अधिक होती है, क्योंकि किराया क्रय मूल्य में ब्याज भी शामिल होता है। भाई आप देखेंगे, जो भी आपको गुड्स लेना है, तो उसको आपको पहले ही बता दिया जाएगा। क्या बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा अगर आप नगद खरीदते हैं, तो कैश प्राइस जो है इसका वो तो है 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन, या 10 लाख, ठीक है, क्या है, 10 लाख की है। लेकिन अगर आप इसको किराए पर, किराया किराया पद्धति पर खरीदते हैं, किस्तों में खरीदते हैं, तो आपको ये 12 लाख रुपए की मिलेगी, कितने की, 12 लाख की। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका कौन सा मूल्य है, ये है आपका किराया क्रय मूल्य, और ये क्या है आपका नगद मूल्य। तो जो ये नगद मूल्य होता है, इससे ये किराया क्रय मूल्य ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्याज होता है। कितना ब्याज है, जैसे यहाँ 10 लाख वाली चीज अगर आप नगद कैश में परचेज करें, तो 10 लाख वाली चीज आपको 10 में मिल जाएगी, लेकिन अगर किस्तों में इसको लेंगे तो आपकी 10 वाली चीज कितने में मिलेगी, 12 लाख में। तो 12 लाख क्या होगा, यहाँ पर 12 लाख होगा आपका, ये जो 2 लाख है, तो 2 लाख आपका फालतू क्या हो जाएगा, 2 लाख आपका फालतू किराया, मतलब ब्याज होगा। क्या होगा आपका, ब्याज होगा। तो इसमें ब्याज शामिल होता है, इसलिए ये किस्त, ये जो अमाउंट होता है ये ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने आपको टोटल यहाँ पर सब शामिल किया है। देखिए भारत सरकार की अगर बात करें इस अधिनियम की, तो भारत सरकार ने 31 मई 1972 को, आप इस डेट को याद रखें, भारत सरकार ने 31 मई 1972 को किराया क्रय अधिनियम, किराया क्रय अधिनियम 1972, किराया क्रय अधिनियम 1972 पास किया।
लेकिन यह जो लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 8 जून 1972 से। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। अगर आपसे पूछता है कि लागू कब हुआ, किराया किराया अधिनियम लागू कब से हुआ, तो आप बताएंगे 8 जून 1972। अगर आपसे पूछता है कि भारत सरकार ने इसको किराया के अधिनियम को कब कब पास किया था, तो आपको बताना है कि ये 31 मई को पास हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम कहता क्या है? तो देखिए इस अधिनियम की जो बात है वो देखिए, इस अधिनियम की जो धारा 2C है, इस अधिनियम की जो धारा 2C है उसके अनुसार किराया क्रय अनुबंध से अभिप्राय ऐसे समझौते से है जिसके अंतर्गत माल को किराए पर दिया जाता है और किराया क्रेता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह समझौते की शर्तों के अनुसार उसे क्रय करे। ठीक है, जैसा भी समझौता हुआ है उसको ऐसे ही क्रय करे। इस समझौते के अंतर्गत यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि माल का स्वामी मतलब किराया विक्रेता जो है, माल का स्वामी किराएदार किराया क्रेता को माल का अधिकार इस शर्त पर देता है। कौन? जो विक्रेता है, माल बेचने वाला है, क्रेता को अधिकार इस शर्त पर देता है कि वह विभिन्न किस्तों की धनराशि का भुगतान समय पर करे और किराया क्रय को उस माल के स्वामित्व का हस्तांतरण अंतिम किस्त का भुगतान करने पर ही होता है और किराया क्रय के स्वामित्व हस्तांतरण से पूर्व किसी भी समय समझौते को समाप्त करने का अधिकार होता है, परंतु वह किस्तों की धनराशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बताता है ये अधिनियम क्या बताता है? ये अधिनियम ये बताता है कि अगर बेचने वाला विक्रेता है, अगर बेचने वाला विक्रेता है, तो वह इस शर्त पर क्रेता को अधिकार देगा। किसको अधिकार देगा? क्रेता को। और क्रेता को क्या अधिकार देगा? क्रेता को वो अधिकार देगा कि आप इस गुड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको पूरी किस्त देनी है। लेकिन अगर आप इसको बीच में ही वापस देना चाहते हो तो आप इस माल को वापस भी कर सकते हो और जब अंतिम किस्त होगी तभी आपको इसका स्वामित्व मिलेगा, मतलब ओनर तभी आप कहलाओगे। तब तक आप अधिकारी तो हो, इस पर आपका अधिकार तो है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके मालिक इसके मालिक इसके स्वामी आप तभी बनोगे जब अंतिम किस्त का भुगतान हो जाएगा। अंतिम किस्त से पहले ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रेता है वो इसको वापस भी कर सकता है और क्रेता को किस्तों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। विक्रेता क्या कह देगा, भाई तूने इतने दिन तक यूज करी है मेरी इस गुड्स को, तो ये तो किराया समझ के भूल जाओ, ये तो किराया हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। कौन सी धारा थी? 2C। किसका? आपका किराया किराया अधिनियम 1972 की धारा 2C इस बात को कहती है। उसके बाद चलते हैं इसकी विशेषताओं पर, क्योंकि देखिए विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों ना हम इसकी विशेषताएं देखें। तो विशेषताएं भी इसकी देख लेते हैं। तो विशेषताएं देखते हैं। देखिए किसकी विशेषताएं देखनी है हमें? किराया क्रय पद्धति की। तो किराया क्रय क्रय पद्धति की पहली विशेषता देखते हैं, माल की उधार बिक्री। जो इसमें माल की बिक्री होती है वह कैसे होती है? इसमें संपूर्ण मूल्य का भुगतान क्रय करते समय नहीं किया जाता, बल्कि वरन किस्तों में किया जाता है। अतः माल की बिक्री उधार होती है। माल की बिक्री क्या होती है? उधार होती है। तो आपको याद रखना है, माल की उधार बिक्री होती है, क्योंकि जिस समय माल दिया जाता है उस समय इसका पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होता है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता देखते हैं, मूल्य का भुगतान किस्तों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो मूल्य है, जिस माल को आप खरीद रहे हैं, उसका भुगतान पूर्व निश्चित सामयिक किस्तों में किया जाता है। इन किस्तों में ब्याज की धनराशि भी शामिल होती है। तो पहला क्या था? उधार बिक्री होती है। पहला क्या था? उधार बिक्री होती है। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कि मूल्य का जो भुगतान होता है, वह मूल्य का भुगतान कैसा होता है? किस्तों में होता है। किस्त में होता है? किस्तों में होता है। तो ये दोनों विशेषताएं याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषताएं है कि माल की सुपुर्दगी। तो देखिए जो माल सुपुर्द करते हैं आप, तो इसमें क्या होता है? अनुबंध होने पर माल किराया क्रेता को सुपुर्द कर दिया जाता है, मतलब हैंडओवर कर दिया जाता है।
जो कौन होता है किराया विक्रेता? जो माल को खरीद रहा है। तो उसको माल तुरंत कब दे दिया जाता है? जब अनुबंध होता है, जब एग्रीमेंट होता है। तो जिस दिन एग्रीमेंट होता है उसी दिन माल क्या होता है? उसी दिन माल उसको किराया विक्रेता को दे दिया जाता है। लेकिन माल दिया जा रहा है, ओनरशिप नहीं दी जा रही, उसको ओनर नहीं बनाया जाता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है माल का प्रयोग करने का अधिकार। देखिए किराया क्रेता जो माल खरीदने वाला है, किराया क्रेता को माल की सुपुर्दगी के बाद उसे प्रयोग करने का अधिकार भी होता है, क्योंकि माल उसके हाथ में आ गया है, अब वो इसको यूज भी कर सकता है। अतः यह किराया क्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह माल का प्रयोग करे या ना करे। अधिकार तो उसे मिल ही जाता है। अधिकार तो उसको मिल ही जाता है। कब? अधिकार कब मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है समझौते पर। अधिकार कब मिल जाता है? समझौते पर मिल जाता है अधिकार। ठीक है, समझौते पर अधिकार तो मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपके क्रेता पर। वो चाहे तो इसे यूज करे, चाहे तो इसे यूज ना करे, पूरी किस्त देने पर इसको यूज कर ले। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। 5 है आपका माल का स्वामित्व। अगर स्वामित्व की बात करें, ओनरशिप की बात करें, गुड्स के ओनरशिप की बात करें, तो अंतिम किस्त के भुगतान से पूर्व माल पर जो किराया विक्रेता है उसका ही स्वामित्व रहता है। मतलब जो माल का कौन है? मालिक था पहले, जिसने माल बेचा था। जब तक अंतिम किस्त नहीं हो जाती तब तक स्वामित्व उसका ही रहता है, ओनरशिप उसकी ही रहती है, मालिक वही कहलाएगा। और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद किराया क्रेता का स्वामित्व हो जाता है। जब अंतिम किस्त होगी तो अंतिम किस्त से अगर बात करें अंतिम किस्त की, अंतिम किस्त से पहले तो आपका जो विक्रेता है उसकी ओनरशिप होगी, वह मालिक होगा। और इसके बाद कौन हो जाएगा? जो क्रेता है, जो खरीद रहा है, ठीक है, जो खरीदार है वो ही इसका स्वामी हो जाएगा, मालिक हो जाएगा, मतलब उसी की ओनरशिप होगी। ठीक है, तो अब ये बातें याद रखनी है आपको, ये इसी की विशेषताओं में है। विशेषताओं को भी बनाकर क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्रेता द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले माल का बेचना अवैध। तो ये आपको याद रखना है। किराया क्रय किराया क्रेता जो होता है, मतलब जो माल को खरीद रहा है, किराया क्रेता इस पद्धति के अनुसार अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले और किराया विक्रेता की स्वीकृति के बिना माल को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, आप इसको याद रखें। क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे कहेगा कौन सा कथन असत्य है आप ये बताइए, और आपको इनमें से ही कथन बनाकर दे देगा। कहेगा किराया क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले माल को बेच सकता है। फिर कह देगा कि अंतिम किस्त से पहले स्वामी विक्रेता ही होता है। इसी तरह से आपके बनाकर पूछ लेगा और उसमें आपको देखना है असत्य क्या है। तो इसके बारे में ये पढ़ना इसलिए डीपली जरूरी हो जाता है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपको टॉपिक जो पढ़ना है वो डीपली पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या बात हुई थी? देखिए बात ये हुई थी, ए कौन है? मान लेते हैं ए है क्रेता जो खरीद रहा है माल को, और बी कौन है? बी है यहाँ पर विक्रेता। विक्रेता कौन है? जो माल को बेच रहा है वो है आपका विक्रेता। तो बी ने तो दे दिया ए को माल, तो ए अब इसको बेचना चाह रहा था सी को। ए किसको बेचना चाह रहा था? सी को बेचना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये होता है कि ए इसको बेच नहीं सकता सी को जब तक पूरी किस्त संपूर्ण किस्त नहीं हो जाती। जब तक संपूर्ण किस्तें नहीं हो जाती, जब तक संपूर्ण किस्तें नहीं हो जाती पेड, तब तक ये इसको नहीं बेच सकता। और उसमें भी क्या है? उसमें भी अगर ये बेचता है तब भी इसको क्या है? बी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ना तो बेचेगा किस्त से पहले और ना ही बिना स्वीकृति के। मतलब जब भी वो इसको बेचना चाहेगा तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? विक्रेता से। बी से परमिशन लेनी पड़ेगी ए। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका किराया विक्रेता का माल पर कब्जा करने का अधिकार। किराया क्रेता कौन है? जो इसको खरीद रहा है माल को। तो माल का किराया क्रय किस्तों का भुगतान नहीं करता है तो किराया विक्रेता माल का वापस लेने और विक्रेता क्रेता का द्वारा भुगतान किए गए किस्तों का जब्त करने का अधिकारी होता है। अगर किराया क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं देता है तो उसको अधिकार होता है, किसको? विक्रेता को।
विक्रेता को ये अधिकार होता है, अगर आपको आपकी किस्तें नहीं मिलती, आप अपने सामान को, अपने गुड्स को आप वापस ले सकते हैं, और जो आपको किस्तें मिल गई हैं, आप उन किस्तों को भी जब्त कर सकते हो। ठीक है? आपको ये अधिकार है। तो ये दोनों अधिकार मिले हुए हैं, आप चीज़ भी अपनी वापस ले सकते हो, गुड्स भी, और ये भी अधिकार है कि आप जो किस्तें आ गई उनको नहीं देंगे। आप क्या कह देंगे क्रेता से? आप कह देंगे भाई गलती तो आपकी थी, आपने पूरी किस्तें नहीं दी, जब पूरी मेरी किस्तें दे देते तो मैं इस गुड्स को ना छीनता। तो गुड्स किसकी वजह से वापस गया? किस्त ना देने की वजह से। तो फॉल्ट किसका है यहाँ पर? फॉल्ट है यहाँ पर क्रेता का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। किराया क्रेता का दायित्व है। तो देखिए, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान होने तक माल को सावधानी पूर्वक रखने का दायित्व किराया क्रेता का ही होता है। वह सावधानी पूर्वक रखने, टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का दायित्व किराया विक्रेता पर होता है। देखिए, पहली बात, दायित्व देखिए दो हैं यहाँ। वस्तु को सावधानी से कौन रखेगा? सावधानी पूर्वक जो भुगतान कौन रखेगा? किराया क्रेता। ठीक है, सावधानी पूर्वक कौन रखेगा? भाई जिसके पास होगी वस्तु। वस्तु किसके पास होती है? क्रेता का, जब किस्तों में ले लिया उसने। तो ये इसका दायित्व बनता है, ये इसकी जिम्मेदारी बनती है, ये इसकी लाइबिलिटी बनती है। क्या? कि ये इसकी केयर करे, जो भी चीज ये लेकर आया है उसकी क्या करे? कि ये केयर करेगा, इसका सावधानी पूर्वक ध्यान रखेगा। लेकिन फिर भी ये कहते हैं, वस्तु को सावधानी पूर्वक रखने पर अगर टूट फूट होने की दशा में उसकी मरम्मत का जो दायित्व है, अगर टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत का दायित्व किस पर होता है? विक्रेता पर होता है। ठीक है, देखिए, ध्यान तो किसको रखना है? क्रेता को। लेकिन फिर भी अगर टूट फूट हो जाती है तो उसका दायित्व किस पर होगा? विक्रेता पर होगा। तो दोनों के दायित्व हैं यहाँ पर। सावधानी पूर्वक कौन रखेगा? क्रेता। और टूट फूट अगर हो जाती है, मरम्मत कौन कराएगा? वो कराएगा विक्रेता। ठीक है, तो विक्रेता का यहाँ दायित्व है। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका किराया क्रेता द्वारा माल वापस किए जाना। तो देखिए, माल की अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले यदि आपका क्रेता चाहे तो वो किराया विक्रेता को 14 दिन का लिखित नोटिस देकर माल वापस कर सकता है, लेकिन वह जो उसने भुगतान की गई किस्तें हैं, उनकी धनराशि वापस नहीं मांग सकता। ठीक है? यह धनराशि किराया विक्रेता द्वारा किराए के रूप में मान ली जाती हैं। किराया विक्रेता क्या कहेगा कि ये तो क्या थी? ये तो आपकी किराए की राशि थी, इसको मैं वापस नहीं करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये क्या थी? ये हमारी इसकी विशेषताएँ थी। आई होप आपको विशेषताएँ भी क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा और आप इसका जवाब ना दे सको, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई सी भी विशेषताओं से क्वेश्चन बनाकर पूछ ले, या इसके मीनिंग से क्वेश्चन बनाकर पूछ ले, या डेट पूछ ले आपकी, डेट भी आप 8 जून याद रखेंगे, 8 जून थी और 31 मई, 8 जून 31 मई और 8 जून 1972। मुझे नहीं लगता कि आप इन डेट को भी भूल जाएंगे। और हाँ, धारा भी इसकी याद रखनी है। धारा कौन सी थी? धारा थी आपकी 2C, जो इसके मीनिंग को डिफाइन करती है, 2C। तो मुझे नहीं लगता आप इन चीजों को भूल जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि भाई किराया एक तो होता है किराया क्रय पद्धति, ये जिसको हम पढ़ रहे हैं। एक होता है उधार बिक्री। क्या इसको यूं ना कह सकते कि ये उधार बिक्री हो रही है? इसको ये नाम क्यों दिया? देखिए, यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये भी हमारे कॉन्सेप्ट में आता है, और हम इसको देखते हैं कि क्या, कि एक तो किराया क्रय पद्धति, दूसरी उधार बिक्री। एक तो किराया क्रय पद्धति और दूसरी क्या है? उधार बिक्री। इन दोनों के अंतर को भी देख लेते हैं। तो एक तरफ लेते हैं हम यहाँ पर किराया क्रय पद्धति, दूसरी तरफ लेते हैं उधार बिक्री, क्रेडिट सेल और हायर परचेज सिस्टम। सबकी बात करेंगे तो देखिए, स्वामित्व की बात करते हैं, स्वामित्व का हस्तांतरण। तो माल का जो स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब ओनरशिप, जो माल का स्वामित्व है, अंतिम किस्त का भुगतान होने पर किराया क्रेता को हस्तांतरण होता है। देखिए, क्रेता को कब मिलता है स्वामित्व? ओनरशिप। इसकी बात हो रही है ओनरशिप की। ओनरशिप कब मिलेगी? अंतिम किस्त पर। कब मिलेगी? अंतिम किस्त पर। लेकिन अगर बात करें उधार बिक्री की, तो माल का स्वामित्व बिक्री के अनुबंध की तिथि पर क्रेता को हस्तांतरण हो जाता है।
ठीक है? जैसे ही आप उधार पर कोई चीज़ खरीद कर लाओगे, तो उसके मालिक, ओनर भी आप तुरंत बन जाओगे जिस दिन खरीद कर लाओगे। पैसा बेशक आप बाद में दो, लेकिन ओनर आप उसी दिन बन जाओगे। लेकिन किराया क्रय पद्धति में ऐसा नहीं होता। जब आप पूरी किस्त दे दोगे, तब आप उसके मालिक बनोगे, तब आप उसके ओनर बनोगे। दूसरी बात, मूल्य का भुगतान। तो यहाँ पर क्या होता है, मूल्य का भुगतान जो होता है, वो प्राय पूर्व निर्धारित सामयिक किस्तों में होता है। पहले से ही पता होती है कौन-कौन सी किस्तें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मूल्य का भुगतान एक ही बार में हो जाता है। भाई जैसे आपने 10 दिन के लिए उधार लिया, तो आप 10 दिन में बेच देंगे। आपने 20 दिन के लिए उधार लिया, आप 20 दिन में पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप पैसा देंगे पूरा का पूरा एक साथ ही लौटाएँगे। आगे है इसकी डिफरेंस, श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार हस्तांतरण। क्रेता किराया क्रेता द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान करने से पहले माल को बेचने की दशा में माल के नए क्रेता को श्रेष्ठ स्वामिधिकार नहीं प्राप्त होता। मतलब अगर आपने बेच भी दिया इसको, आपने अगर बेच दिया तीसरे पक्ष को, तो उसको अधिकार नहीं मिलेगा इस पर। इस पर अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार किसका रहेगा? माल के विक्रेता का ही रहेगा जिसका शुरू में माल था। लेकिन उधार में क्या होता है? उधार में अगर आपने इसको किसी तीसरे व्यक्ति को बेच भी दिया, तो उसका अधिकार इस पर हो जाता है। अगर माल वापसी की बात करें, तो देखिए किराया क्रय द्वारा क्या होता है, किस्तों का भुगतान न किए जाने पर किराया विक्रेता जो होता है, माल बेचने वाला, वो अपने माल को वापस लेने का अधिकारी होता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान न करने पर विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता, लेकिन मूल्य की प्राप्ति वापसी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। ठीक है? कोर्ट में जा सकता है कि भाई मुझसे ऐसे इसने उधार लिया था और अब मेरा पैसा नहीं दे रहा। लेकिन किराया क्रय हायर परचेज सिस्टम में क्या है? हायर परचेज सिस्टम में क्या करेगा कि हायर परचेज सिस्टम में तो वो अगर किस्त का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका, अगर मरम्मत का दायित्व है, मरम्मत मतलब रिपेयर, अगर रिपेयर, मरम्मत मतलब रिपेयर, तो रिपेयर की बात करें यही, यहाँ पर तो किराया क्रय पद्धति में क्या होता है, तो यदि किराया क्रय क्रेता माल का सावधानी पूर्वक रखता है, तो माल की मरम्मत का दायित्व किराया विक्रेता पर ही होता है। माल कौन ध्यान से रख रहा है माल को? क्रेता। तो क्रेता को ध्यान से रख रहा है माल, लेकिन फिर भी दायित्व किसका होता है? विक्रेता का होता है, माल की मरम्मत का मतलब रिपेयर का। और इसमें क्या होगा, यहाँ अगर आप उधार खरीद कर ला रहे हैं कुछ, तो इस पद्धति के अंतर्गत मरम्मत का दायित्व क्रेता पर ही होता है। अगर आप उधार खरीद कर ला रहे हो, तो उधार खरीदने में क्या होगा कि अगर आपके पास चीज आ गई है, तो उस चीज की जिम्मेदारी मरम्मत की आपके पास ही होगी। तो देखिए ये डिफरेंस थे। आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गए होंगे कि आखिर उधार बिक्री में और किराया क्रय पद्धति में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ उधार सा लग रहा है, उधार क्यों नहीं है? तो पता चल गया मरम्मत का नहीं है उसमें, और उसमें फिर आपका स्वामित्व का भी अलग होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको हम जो फिनिश करेंगे, दो पार्ट में फिनिश करेंगे। अब क्या देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में? अब हम देखेंगे इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इस हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, किस तरह से आप इसकी जर्नल बनाएंगे, क्या विशेष परिस्थितियां इसमें हो सकती हैं। तो उन विशेष परिस्थितियों में विशेष लेखे क्या होंगे, स्पेशल एंट्रीज क्या होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं आपने आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपनी तैयारी बढ़िया रहिए रखिए। और दूसरी, आपका ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप जो है तैयारी अपनी और भी अच्छे से करते रहें। और साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएंगे। निश्चित रहिए, समय से हमारा कार्य चल रहा है, आप परेशान ना हो। जल्द ही अब हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो टॉपिक होने के बाद फिर हमारा क्या होगा, सभी थ्योरेटिकल बचेंगे। जो न्यूमेरिकल है हमारे यहाँ पर, जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी अकाउंटेंसी के साथ ही। फिर हमारा बिजनेस होगा, और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स होगा, और आगे हमारा सिलेबस बड़ी तेजी से चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कर लें।
और करके इसके बारे में ध्यान से तैयार रहें क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आज का ज्ञान ही काम आने वाला है। टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले बस एक बात और बतानी थी आपको कि देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई सजेशन है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है? उस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। प्रीवियस पेपर आपके यहीं पर मिल जाएँगे, हमने सभी प्रीवियस पेपर किसी भी आयोग के प्रीवियस पेपर हों, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं, आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लें। बस यही कहना था, टेक केयर, बाय बाय।